अप्रैल 2011। तो हम द हिंदू आज पढ़ेंगे थर्सडे का 8 अप्रैल का। पहला जो न्यूज़ आती है वो आती है आपका नो स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, ऐसे अपोज किया जो आपके मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अफेयर उन्होंने बोला नो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। केसेस 1.26 लाख केसेस होंगे, मैं बता रहा हूँ केसेस 2.5 से 3 लाख तक जाएंगे, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट होंगे। पहला केस ये है। फिर आरबीआई ने जो भी उसे मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करती है, रेट को चेंज करती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी 1934 एक्ट से देखा जाता है आरबीआई के, वो चेंज करती है, वो कोई कट नहीं करेगी। जो रिजर्व रेपो रेट होता है या रेपो रेट होता है उसमें कोई कट नहीं करेगी, वो अनचेंज रखेगी, ऐसा इन्होंने बोला है। क्योंकि आरबीआई को लेकर एकोमेटिक स्ट्रेंथ लेना है, मतलब क्या करना है, ग्रोथ बढ़ानी है, मार्केट को पैसा प्रोवाइड करना है, तो कोई चेंज नहीं लगेगी। देखो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो आरबीआई ने एक ऑप्शन दिया है कि इंस्टेड ऑफ कटिंग द, ये सब कटिंग करने की बजाय गवर्नमेंट को मतलब क्या करना चाहिए, अपना मतलब फिजिकल पॉलिसी रिव्यू लेना चाहिए। जो टैक्सेस हैं पेट्रोल के वो कम करने चाहिए, उससे भी कम हो सकती है। हम ये चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ग्रोथ चाहिए, जीडीपी को ग्रोथ करवाना है, तो इसलिए हम मॉनेटरी पॉलिसी बाद में पढ़ेंगे क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने ऑलरेडी कई बार मॉनेटरी पॉलिसी चेक कर चुके हैं, तो आज हम रिपीट नहीं करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। दूसरी जो होती है आईआईटी ने मतलब एक डेंगू, मतलब डायग्नोस करने के डेंगू विद इन आर, आपको डेंगू है कि नहीं है, तो उसके लिए आईआईटी ने डेवलप किया है। और किस स्कीम के अंदर किया है, उसका नाम है इम्प्रिंट स्कीम जो है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इम्प्रिंट स्कीम हमारे लिए किस काम का है, तो इम्प्रिंट स्कीम क्या है, तो हम कवर करेंगे इम्प्रिंट स्कीम क्या है। आते हैं हम बेसिक चीज़ पे। अगर आपको इस चीज़ के नोट्स चाहिए, हाईलाइट हिंदू चाहिए, सुबह को हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए, या फिर ये जो एक्सट्रैक्ट नोट हम निकालते हैं ये नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन करना है। और वहाँ पे आपको माइंड मैथ्स और शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें और रिलेटेड टू यूपीएससी कट्स, मतलब नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर, वो आपको डेली बेसिस पे उपलब्ध हो, वहाँ पे मिल जाते हैं डेली बेसिस, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़ आपको। तो इम्प्रिंट स्कीम ये किसने स्टार्ट की थी, हम पहले पढ़ते हैं, ये आईआईटी दिल्ली ने किया है, यही सब चीज़ें हैं। अबाउट इम्प्रिंट स्कीम के बाद एक टेक एक्स ऑर्गेनाइज किया था आईआईटी दिल्ली ने, वो भी इम्प्रिंट स्कीम के अंदर ही किया था, और आपका उच्चतर आविष्कार योजना के अंदर किया था। तो हम पढ़ेंगे इम्प्रिंट स्कीम क्या है। एक तरह से पेन आईआईटी, जितनी भी आईआईटीज़ हैं, जितने भी आईएएस हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उन्हें जॉइंटली कोलैबोरेशन को डेवलप द ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च एंड इमीडिएट रिलेवेंस ऑफ सोसाइटी। कुछ नहीं है, एक इम्प्रिंट स्कीम चलाई गई थी 2015 में, इसको लॉन्च किया गया था। जितनी भी इंडिया में आईआईटीज़ हैं और जितनी आईएएस हैं उनको लिंक किया गया था, और रिसर्च पे ध्यान दिया गया था। जैसे अभी उन्होंने डेंगू के ऊपर रिसर्च की है, उसकी मतलब से जल्दी टेस्ट हो चुके, उसकी उन्होंने कुछ सिस्टम डेवलप किया है ऐसा। तो वो रिसर्च पे ध्यान देने के, रिसर्च एरिया में ज़्यादा रिसर्च हो, जितने भी हमारे हायर इंस्टीट्यूशन। तो इम्प्रिंट स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। प्रोवाइड ए सॉल्यूशन टू मोस्ट रिलेवेंट इंजीनियरिंग चैलेंज बाय द ट्रांसलेटिंग नॉलेज इनटू ए आपके वरेबल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या करना है, जो आपने नॉलेज पढ़ी है, जो आपने गेन लिया, उसे रियलिटी में उतारना है। जैसे हेल्थ के लिए हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए होगी, सारी चीज़ें, रिवर सिस्टम के लिए आपके पास रिवर को बचाने की कोई नॉलेज है, एडवांस कोई मटेरियल है, कोई भी चीज़ है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो उन सबको बचाना है। अब अच्छा, उच्चतर आविष्कार अभियान योजना, ये भी सिमिलर है, ये भी 2015 में गवर्नमेंट फोकस करी थी रिसर्च के ऊपर, या कोई न्यू रिसर्च हो या फिर कोई नई चीज़ टेक्नोलॉजी का पता लगे, तो दोनों ही स्कीम एक साथ चलाई गई थी, ठीक है ना। प्रमोटिंग द इनोवेटिंग हाई ऑर्डर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। इसमें क्या था, जो इंडस्ट्रीज की नीड है, इसमें देखो, इसमें तो मे सब चीज़ें हैं आपका इम्प्रिंट में था। और इसमें जो इंडस्ट्री है, जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर है, उसकी जो नीड्स है उसको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब उसमें रिसर्च जो उसकी से नीड है, उसको ज़रूरत है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी ज़रूरत है, तो आईआईटी सपोर्ट करेंगी, उसे टेक्नोलॉजी वो आईआईटी बना के देंगी, बच्चों को डेवलप करके देंगी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने चलाई थी। पार्टिसिपेट मिनिस्ट्री इसमें बहुत सारी है, ठीक है ना। ऐसे है मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें आपकी इंडस्ट्री भी है, तो अलग अलग पार्टिसिपेट्स, अलग अलग इंडस्ट्री। रेशियो क्या 50-25-25, तो ऐसे रेशियो से फोकस है। आपको याद रखना है कि फंडेड जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, तो ये सब मिनिस्ट्री से फंडेड करेंगे। और भी पार्टिसिपेंट मिनिस्ट्री हैं और इंडस्ट्री हैं, दो तो एचआरडी मेन है, उसका 50% फंडेड आएगा। और ये किसने लॉन्च किया है, ये आप कमेंट में बताना है। इम्प्रिंट स्कीम किसकी है, ये आप कमेंट में बताना, ये वाली स्कीम किसकी है।
जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है, नेक्स्ट न्यूज़ मैंने आपको बता दी, हमारे लिए पढ़ना था इम्प्रिंट 2015 में लॉन्च हुई थी पेन आईआईटीज, यानी कि सारी आईआईटीज जोड़ी जाएंगी, आईएएस जोड़े जाएंगे। और उच्चतर आपका आविष्कार योजना क्या क्या थी वो रिलेटेड टू इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फिर इसमें एक न्यूज़ आती है, मॉडल टाउन एक जगह है, मैंने इसलिए पढ़ा है कि फॉरेस्ट फायर, देखो कितना चाहिए इन स्कूल, द रीजन ऑफ ऐश, देखो कैसे ये फ्लाई ऐश पड़ी है, एशेस पड़े हैं। तो आपको एक टेक्नोलॉजी पढ़नी है कि फ्लाई एश को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, फ्लाई एश के जो मतलब की कंपोजिशन है उसमें मेन कंपोजिशन क्या क्या है, 3 है, आपको ये पढ़ना है जाके। और फ्लाई एश की एक पॉलिसी है, कैसे उसे कंट्रोल करना है, कैसे हम उसे रोक सकते हैं, क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, तो फ्लाई एश पॉलिसी आपको जाके पढ़ना है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पूरा पोस्टमार्टम करना है हिंदू न्यूज़पेपर का, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ निकालता हूँ। फ्लाई एश की एक पॉलिसी है, क्या क्या उसके अंदर कंपोजिशन है वो भी आपको पता करनी है। ठीक है ना। फायर, देखो फायर इन गुड़गांव, तो फायर के केसेस इंक्रीज होने लगते हैं गर्मियों में। अब पेपर आएगा आपका मेंस में, तो आपको एक मेंस आंसर राइटिंग निकाल के रखनी है फायर से रिलेटेड। मैं 3-4 बार फायर से रिलेटेड चीज़ें पूरा क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ कि क्या कंक्लूजन, क्या बॉडी, क्या वे फॉरवर्ड, सब कुछ बता चुका हूँ क्या क्या रखना है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया फायर से रिलेटेड, कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है, तो वो भी आपको पता निकाल के एक्सट्रैक्ट करके रखनी है, क्योंकि ये चीज़ आप लिख के आंसर रेडी रखो, आपको जैसे ही मिला सीधा छाप दो। उसके बाद नाइट कर्फ्यू, ठीक है। जो न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट है, हमें कुछ नहीं पड़ता, ये टाटा बना रहा है, 2022 तक इसकी डेडलाइन है, जो मैं आपको मेन मेन चीज़ बता रहा हूँ। और सेंट्रल विस्टा को नाम दिया गया, ठीक है ना। और इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर, इसे मतलब कि बना रहा है, उसके अंडर उसने प्रोजेक्ट दिया और टाटा को, और 2022 तक इसकी डेडलाइन है जो कंप्लीट करना है। इसमें 3 और आप चीज़ जाके पढ़ लेना, तो विस्टा इसका नाम है प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपका स्टेइंग, मतलब कि एकोमोडेटिव स्टैंड। एकोमोडेटिव स्टैंड क्या होता है कि कुछ जो आपका रेट है उसको कम रखना, रेट को कम रखना, तो बैंक ज़्यादा पैसा ले सकें आरबीआई से कम रेट पे, और ज़्यादा वो लोन दे सकें कम रेट पे। तो उससे क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा और वो डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकेंगे। लोग लोन ज़्यादा लेंगे बैंक से, सस्ते लोन मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी डेवलप होगी। तो उससे एक चीज़ और होती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती रहती है, लोगों के पास पैसा होगा तो खरीदने की चीज़ होगी तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होती है। पर हम उस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए हमें एकोमोडेटिव स्टैंड लेना है, क्योंकि ग्रोथ बढ़ानी है, इंडस्ट्री की ग्रोथ, जो अनएम्प्लॉयमेंट ये सब है उसकी ग्रोथ बढ़ानी है। तो आरबीआई एक डिफरेंट रूट बताता है कि ना हम ना करके ये गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है। जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है पेट्रोल की वजह से हुई है, पेट्रोल के टैक्सेस हैं, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी कॉस्ट है जो हर चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है ना, जो हर चीज़ में यूज़ होता है। तो गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, जिसमें लिखा भी है कि स्टेट एंड सेंट्रल आर कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू इजी द टैक्स बर्डन ऑन द पेट्रोल प्रोडक्ट। जो टैक्सेस लगाते हैं वो वेट लगता है, अभी भी ये सेल्स टैक्स लगता है इस पे, तो उस पर एक्शन लेकर उसको कम करना चाहिए, उसकी कॉस्ट कम करना चाहिए, रेदर देन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो नहीं कर सकते। जो फिर परचेजिंग से मैनेजिंग इंडेक्स आया सर्वे, ये मैं आपको बताऊंगा 7 मंथ से बहुत लो जा रहा है। तो इसलिए आरबीआई ने बोला है कि 7 मंथ से जो आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो लो है 7 मंथ से, तो इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कंपनीज जो हैं उनको कंटिन्यूस जॉब देने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, कोर इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत है कि हमें अपना मॉनेटरी पॉलिसी का जो कट है वो बिल्कुल आपको एक तरफ से एकोमोडेटिव रखना होगा, ठीक है, रादर देन हम इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट को देखना होगा। जो पेट्रोल की इन्फ्लेशन इंक्रीज गई है वो गवर्नमेंट को देखना होगा। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पीएमआई इसमें जिक्र आया, पर तो हम पढ़ेंगे परचेज मैनेज, आपका मैनेजर इंडेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर की बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं, पहली बात, बोथ मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में। अभी आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग में डाउन चल रहा है और सर्विस सेक्टर में डाउन चल रहा है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सर्वे बेस्ड होता है, ये ऐसे नहीं होता घर में बैठ के सर्वे कराया जाता है, 1000, 2000, 3000 एरिया पकड़ लिए जाते हैं, आदमी पकड़ लिए जाते हैं, तो सर्वे कराया जाता है कि अब उनसे पूछा जाता है कि प्रीवियस मंथ से, लास्ट मंथ से आपका बिजनेस अच्छा हुआ है, खराब हुआ है, या फिर इक्वल है। उनसे सर्वे में ये पूछा जाता है, तो वो बताते हैं कि मेरा जी पिछले साल से खराब है, तो यानी कि पिछले साल से खराब है तो आपके अंडर द 50 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। अगर पिछले क्या, अगर पिछले साल के जितना ही है मेरा, पिछले मंथ जितना ही मेरा बिजनेस हुआ है तो 50 नंबर दिए जाएंगे, पिछले मंथ से अच्छा हुआ है तो 50+ दिए जाएंगे। तो इसकी लिमिट कितनी है, 0 से 50 तक इसकी लिमिट है, 0 से 50 तक। 50 से कम होगा यानी कि बिजनेस डाउन हुआ है, 50 से ऊपर होगा यानी कि बिजनेस बढ़ा है, और 50 पे जितना ही होगा तो ये बिजनेस इक्वल है, ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ।
तो ये देखा जा रहा है कि बिजनेस मोस्टली जो क्या बोल रहे हैं 50 से, मतलब कि हमारा बिजनेस डूबा है, तो एक तरफ से 50 से लॉस गया है इसलिए। और ये रिलीज हर मंथ किया जाता है, ऐसे भी आप याद रखना। गुड लीडिंग इंडिकेटर है इकोनॉमी एक्टिविटी कैसी चल रही है, ठीक है ना, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कैसी, अब आरबीआई ने इसको देखते डिसीजन लिया ना कि हमें क्या अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है क्या नहीं रखना है, तो आपको यह रखना है पीएम आई क्या है। अब आपको एक चीज कमेंट में जाके बतानी है, इसको निकालता कौन है, पीएमआई को रिलीज कौन करता है, ये आपको कमेंट में बताना है। देखो, जब मैं भी लिख देता, मुझे क्या करना था, मुझे एक वर्ड यहाँ पे मेंशन करना था, कौन लिखता, क्योंकि आप अपना दिमाग चलाओगे, चीज़ को सर्च करोगे, या आपको पता होगा, थोड़ा दिमाग यूज होगा, तो आपको परमानेंटली वो चीज़ याद होगी। यहीं से क्वेश्चन आता है, तो मैं इन्फ्लेशन भी आपको बता देता हूँ। इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया कि महंगाई बढ़ना, ठीक है। आरबीआई ने अभी, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है कि 4 पे हमें रखनी है, +-2 जा सकती है, यानी कि 2 से कम नहीं ले जानी है और 3 से, मतलब 6 से ऊपर नहीं ले जानी। 4 एक बेसिक उन्हें एवरेज दिया है, अभी रिसेंटली 2-3 पहले आप फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा बोला है। तो इसको कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हमारे पास एक्ट है उससे रिलेटेड, तो हम उसके अंदर रखना होता है। फिर इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है और कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है ना, ये चीज़ हमारी पढ़ने की है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है कि टोटल इन्फ्लेशन विद इन द इकोनॉमी, टोटल, इसमें सब कुछ मेजर किया जाएगा, राइजिंग फूड, फ्यूल और ऑल अदर कमोडिटीज, तो इसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है ना। ये कैसे निकालते हैं हम, डब्ल्यूपीआई से और सीपीआई से निकालते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार पढ़ा चुका हूँ, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है ना। मैं एक चीज़ बता दूँ, डब्ल्यूपीआई में ओनली गुड्स आती हैं, सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं। तो हम कभी बाद में रिवाइज करेंगे, क्योंकि बार बार चीज़ों को परसों बताया आज बताया, तो ऐसे वो नहीं होता है कि कम से कम 5 दिन में एक बार पढ़ने लेना चाहिए, फिर ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, तो इस ऐसे मेज़र करते हैं। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, हेडलाइन में सब कुछ आ गया, तो कोर में क्या होगा, इसमें अंडरलाइन इन्फ्लेशन, नॉट फूड इन्फ्लेशन, इसमें सारी चीज़ काउंट की जाती है, फूड वाली इन्फ्लेशन को इसमें काउंट नहीं किया जाता, फूड वाली। तो आप बोल सकते हो जो कोर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, ठीक है ना, तो इसमें फूड वाली चीजें, वॉलेटली चीजें होती है ना, द कोर इन्फ्लेशन टर्म यूज डिनोटेड द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी, बट द कोर इन्फ्लेशन डज नॉट कंसिडर द इन्फ्लेशन ऑफ फूड और फ्यूल। इन चीज़ को बाहर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत वॉलेटली, कभी पैसे बढ़ जाते हैं, 100 रुपये किलो हो जाएंगे, कभी पेट्रोल के दाम एकदम कम हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, ये थी बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है, तो इनको बाहर रखा जाता है फूड और फ्यूल को, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ड्राइव फ्रॉम द हेडलाइन इन्फ्लेशन, नो इंडेक्स डायरेक्टली मेजर द कोर इन्फ्लेशन, नाउ इज द मेजर वाइज एक्सक्लूडिंग द फूड एंड फ्यूल फ्रॉम द डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में से फूड और फ्यूल माइनस कर दो, तो आपकी आ जाएगी कोर इन्फ्लेशन, कि कोर इन्फ्लेशन क्या है और आपकी हेड इन्फ्लेशन क्या है, इसका आपको डिफरेंस पता लगे। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, एक तो डिमांड पुल, एक होती है कॉस्ट पुश। अब डिमांड पुल क्या होती है कि राइज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी भाई, खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, तो डिमांड बढ़ती जा रही है। ब्लैक मनी ज़्यादा होगी मार्केट में, तो भी डिमांड बढ़ेगी। राइज इन इनकम, लोगों की पैसा आ जाएगा जेब में, तो वो ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे, तब भी डिमांड बढ़ती है। एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंड, ज़्यादा खर्चा कर दे गवर्नमेंट, पैसा दे दे, ज़्यादा खर्चा कर दे, तो भी डिमांड बढ़ती है। तो ये आपको याद रखते हैं, ये सीधा प्री का पॉइंट है। डिमांड पुल, वो ऐसी डाल देगा, आपको मिक्स कर देगा, कॉस्ट पुल पूछेगा डिमांड पुल फैक्टर्स क्या क्या। तो पैसा जैसी मार्केट में आया, तो क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। किस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, सामान की डिमांड बढ़ जाएगी, चाहिए हमें। उसके बाद है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे हो जाती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बोटल नेक विद लीड राइजिंग द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कॉस्ट में कैसे कि जैसे अपील क्या बढ़ रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फैक्टर बढ़ रहा है, कैसे कि पेट्रोल की जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट फैक्ट्री से आएगा, मार्केट में आएगा, होलसेल के पास आएगा, फिर रिटेल मार्केट में आएगा, तो ये सब क्या है, ये सब एक तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, तो इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से बढ़ेगी, ठीक है ना, तो उसके बोलेंगे कॉस्ट पुश। राइजिंग इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एमएसपी है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एमएसपी है वो राइज हो जाए, एमएसपी राइज हो जाएगा तो चीज़ें को और भी बढ़ जाएंगी। राइजिंग इंटरनेशनल प्राइस, प्राइल प्राइस के मतलब फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में, तो फिर ब्लैक मार्केटिंग होल्डिंग हो जाएगी, मतलब कि आपने स्टोर कर लिया बहुत सारा, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएंगे, तो कॉस्ट विद इन्फ्लेशन। राइजिंग इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बढ़ जाए। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देखो, इसमें बीच में बिचौली एक तरह से मान लो, ये सब चीज़ इसमें स्टैंड लिए जा रहा है, इसमें इंसानों के पास ही है, राइजिंग इन द पॉपुलेशन, वही देखो डायरेक्टली प्राइमरी लेवल पे ये चीज़ें हैं। तो आपको याद रखना है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या क्या अंतर होता है।
विच कैन बी मेजर टेकिंग द एड्रेस ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कि व्हाट मेजर कैन बी टेकिंग टू एड्रेस द इन्फ्लेशन, वही मैंने आपको बताया। आरबीआई क्या लेता है, वो लेता है आपका मॉनेटरी स्ट्रेंथ, और आपका गवर्नमेंट क्या लेती है, वो लेती है फिजिकल स्ट्रेंथ। तो गवर्नमेंट फिजिकल लेगी, आरबीआई मॉनेटरी लेता है। तो फिर कैश रिजर्व रेशियो, ये मॉनेटरी के टूल्स हैं। उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो उसमें अंतर होता है। क्वालिटेटिव में क्या होते हैं, फिर और क्वांटिटेटिव में वो आप जाके पढ़ लें, बेसिक चीज़ है। इज इन्फ्लेशन ऑलवेज बैड फॉर इकोनॉमी, ठीक है ना, बैड है इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। हायर इन्फ्लेशन बैड है, ठीक है, नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। अगर हायर चले तभी तो हमने रखा है 6 से ऊपर और 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 4 के बीच में ±2 में रहनी चाहिए, ठीक है ना। अंडर 3% मे टर्न एट द टाइम यूजफुल द इकोनॉमी, देखो 3% के आसपास रहना इकोनॉमी के लिए यूजफुल है। अगर थोड़ी बहुत महंगाई नहीं होगी तो लोग मतलब कैसे बिगिनिंग होगी, इन्फ्लेशन कम होगी ना, मतलब माइनस में होगी, तो लोगों के मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, वही नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रियाँ कुछ चीज़ डेवलप ही नहीं करेंगी। तो बिगिनिंग द इन्फ्लेशन ओकर बिकॉज ऑफ हायर डिमांड, द हाई डिमांड स्केट मतलब ऑटोमेटिकली इंक्रीज द प्राइजेस, दिस इज कॉल्ड अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो डिमांड बढ़ेगी ना, डिमांड साइड, लोगों के पास डिमांड बढ़ेगी तो उसे डिमांड पुल बोलते हैं। बट डिमांड फॉर ए अकोमोडिटी इज ए गुड साइन, जो डिमांड बढ़ती है ना, हमें चाहिए, तो एक गुड साइन है। इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसकी अच्छा साइन है। इंडस्ट्री नाउ ट्राई टू प्रोड्यूस ए मोर कमोडिटी, आपको रीप द बेनिफिट टू हायर प्राइस डिमांड, मोर पॉपुलेशन टिकट, तो मतलब जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर लोगों के पास पैसा आएगा। तो एक तरह से इन्फ्लेशन भी थोड़ा बहुत अच्छा होता है, पर हाई इन्फ्लेशन अच्छी नहीं होती है। 3 से 4% तक इन्फ्लेशन अच्छा होता है, ऐसा ये आर्टिकल बोल रहा है। फिर हम आ जाते हैं अपने हिंदू पे। नीचे वाला आर्टिकल जो आता है, इंडिया नो वैक्सीन शॉर्टेज, पहले पेज से मैंने आपको बता दिया है, इंडिया के पास कोई वैक्सीन शॉर्टेज नहीं होगी। मिनिस्ट्री जो हमारे लीडर है, मतलब हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने साफ बोल दिया है। और इंडिया हिट हाईएस्ट रिकॉर्ड, 4 मिलियन डोसेस रोज दे रहा है इंडिया, रोज लगा रहा है, यानी कि 40 लाख के आसपास डेली लग रही है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी, और बढ़ानी चाहिए। अब ये आर्टिकल आता है डी कंस्ट्रक्टिंग आपका, डी आपका क्लियरेशन ऑफ द कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी आपको मैं सीधे सीधे क्या बताऊं, जितना आप इमिशन करोगे कार्बन का, उतना आप उसे मतलब कि कोई भी ग्रीन चीज लगा के उसे कंजर्व भी करोगे, उसको जितना प्रोड्यूस करोगे और उतना उसे इमिशन को मतलब कि खत्म भी करोगे। तो ये होता है कार्बन न्यूट्रल। जैसे आपने 100 कार्बन बाहर निकाला, अब 100 ही कार्बन कंजर्व किया। कंजर्व कैसे, पेड़ लगाने पड़ेंगे और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो आपने उसको जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उतना उसे कंजर्व करो। पहले मैं आपको पहले कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में बता देता हूँ बेसिक नोट से, लास्ट में मैंने ऐड किया था, क्योंकि कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है, जैसे आपको लिखने के लिए भी आएगा आंसर राइटिंग वाई व्हाट इज द क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो ऐसे आएगा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, ऑल्सो इवेल्युएट द फिजिबिलिटी प्रिंसिपल डेवलपिंग कंट्री। ये आप लिख सकते हो, ठीक है। कार्बन न्यूट्रलिटी होता क्या है, पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, डिफाइन करोगे कार्बन न्यूट्रलिटी को, क्या होता है कार्बन न्यूट्रलिटी। उसके बाद आप बॉडी लिखोगे, बॉडी के अंदर कार्बन न्यूट्रल मीच हैव ए बैलेंस बिटवीन द इमिटर कार्बन एंड ऑब्जर्व द कार्बन एट द एटमॉस्फेयर इन कार्बन सिंक इन ऑर्डर टू अचीव नेट जीरो इमिशन। बिल्कुल जीरो हो जाएगा कि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ऑब्जर्व भी कर रहे हो। ऑल द वर्ल्ड वाइड ग्रीन हाउस गैस इमिशन विल बी काउंटर बैलेंस बाय द कार्बन सिक्वेनाइजेशन। द मूव on to explain why carbon neutrality is important to solve the problem of climatical change, उसके लिए important है। कार्बन इमिशन कम हो जाएगा और आपके बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है का उसकी चीज़, तो आपको पता लगे जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना ऑब्जर्व भी करोगे, इसे बोलते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। तो नेट जीरो क्या होता है, अगर आपने जितना 100 प्रोड्यूस किया 100 ही जीरो कर दिया, उसे बोलते हैं नेट जीरो। अब हम आते हैं अपने हिंदू पर। तो ये क्या बोल रहे हैं, पहली बात इन्होंने क्या बोली है, जो आपके टारगेट है, जो आपके टारगेट है क्लाइमेटिकल, मतलब कौन सा आएगा, पेरिस एग्रीमेंट से टारगेट है कि आपको अपना जो टेम्परेचर है वो बिलो द 2 रखना है, कोशिश करनी है, रिस्ट्रिक्ट करना है 1.5 तक। ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट तो कर ही देना है 2 पे, बिलो द 2 रखना है और रिस्ट्रिक्ट कर देना है 1.5 तक। तो ये ऑथर ऐसे बोल रहा है, वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जो आर्टिकल 2 है जो बोलता है इन ऑर्डर टू लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल सेट करने चाहिए, ठीक है ना, कि कार्बन इमिशन कम हो। 4.1 क्या बोलता है, पेरिस का जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला, ये बोलता है। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं, तो ऑथर क्या बोलता है, हम इसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे उसका रीज़न वो बताएगा, ठीक है ना। तो अब द प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हमें कम रखना है, जो मैंने आपको बता दिया पेरिस एग्रीमेंट में जो बोला गया।
वो कंट्री वाइज बेसिस बट द वर्ल्ड वाइड हमें क्या करना चाहिए, कंट्री वाइज बेसिस नहीं करना चाहिए, पूरे वर्ल्ड वाइड बेसिस एक तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट एक कंट्री का खराब होगा तो दूसरी कंट्री में उसका असर आएगा गवर्नमेंट को, ठीक है ना। हमने कुछ चीज़ इग्नोर कर दी है, हाउएवर टू रिलेटेड इग्नोर कर दिए। एक तो अचीवमेंट जो हमें करना था वो हम नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत आएगी उसमें करने में। क्या क्या चीज़ें इन्होंने बोली हैं, कैसे इन्होंने बोला है, हम नहीं कर पाएंगे। अभी जो आपके वार्मिंग चल रही है, इतना पैनल ने बोला है, ये रिपोर्ट आई है, उसमें क्या बताया गया है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 48 गीगावाट, जो बिलियन टन में कार्बन इमिशन कर रहे हैं, जो कार्बन की इमिटर कर रहा है इक्वलेंट इतना, ठीक है ना। अगर इतना कर रहे हैं तो 50% पॉसिबिलिटी है आप रिस्ट्रिक्टेड कर पाओगे इतने पे। आप बताओ, आप बोला आपको 10 रुपये खर्च करने हैं और आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो हर साल, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको कितने रुपए, 90 रुपये खर्च कम करने पड़ेंगे। तो वही बोल रहा है कि इतने तक लाने के लिए इतना ही आपको इमिशन जो आप कर रहे हो हर साल उसको आपको कम करना पड़ेगा। इतने में तो 50% चांसेस ही हैं कि आप कम कर पाओगे। अगर इतना साल करते हो, 42 करोगे पर ईयर, तब जाके 12 साल में जाके कम होगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। फिर ग्लोबल ये क्या बोलता है कि इतने तक कर पाओगे, 2040-39 तक कार्बन न्यूट्रलिटी ला पाओगे। कार्बन न्यूट्रलिटी मैंने आपको बता दिया, जितना प्रोड्यूस उतना ऑब्जर्व, तो 50% चांसेस है इसके होने के। और ये क्या बोलता है, अगर आप 2% तक ब्लो रखना चाहते हो, यानी कि 1.5 तो बहुत ही मुश्किल है। अगर क्योंकि इसके लिए तो आपको 40-80 गीगावाट तक लाना पड़ेगा। अगर 2% से कम रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको 1400 के आसपास, 1400 से कम रखना पड़ेगा। तो 1400 से मतलब फिर डबल ट्रिपल हो गया, 480 का ट्रिपल के आसपास हो गया, तो इतना आप कर सकते हो। तो ठीक है, इसमें ज़्यादा चांसेस है आपके, अगर आप इतना आपको इसमें, क्योंकि इतना अमाउंट तक आप निकालोगे तो 10-12 साल में उसे मतलब ही कंट्रोल कर लोगे। 1.5 बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि रीज़न बताया कि इतना आप कर रहे हो, अगर 42 हर साल कम करोगे तब जाके आपका 40 तक होगा। तो बहुत मुश्किल है। जो आपने टारगेट रखा है मिड सेंचुरी तक आपको करना है कि 1.5 तक रिस्ट्रिक्ट करना है, 2.5 से कम रखना है, मिड सेंचुरी तक बहुत दिक्कत आएगी। उसके बाद जो चीज़ें आपकी जैसे लैंड यूज चेंज, फॉरेस्ट रिलेटेड इमिशन जो होता है वो पीक पर था 2005 में। जो लैंड यूज चेंज फॉरेस्ट रिलेटेड इमिशन होता है ना, मतलब कि लैंड को यूज़ करना, फॉरेस्ट को कट कर देना, उसको LULUCF बोला गया। वो पीक पे था, वो डिक्लाइन ऑन द एवरेज ऐसे ऐसे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ कि मैक्सिमम एनुअल आपका रिडक्शन 6.3 इन द, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और 2050 तक 100 मतलब 100 BBA 106 विच इज़ द 20% ऑफ द कार्बन बजट फॉर द वर्ल्ड वाइड। थोड़ा सा बताया गया है कि बहुत कम है, 106 इतना है। और वर्ल्ड वाइड मेजर हम बहुत मुश्किल से कंप्लीट कर पाएंगे 1.5 डिग्री तक वार्मिंग करने में। तो पहली चीज़ ने ये बताई है कि नेट जीरो जो करना है 2000, कुछ कंट्री ने टारगेट फिक्स कर दिया है। जैसे US ने बोला है कि 2025 तक करेंगे, पर लग नहीं रहा है 2025 तक होगा, कम कर पाएंगे। फिर EU ने भी बोल दिया, यूरोपियन यूनियन ने भी बोल दिया 2033 तक करेंगे कार्बन, जर्मनी 2030 तक बोल चुका है। और ये सब कंट्री बता चुके हैं कब कब हम करेंगे, पर ये पॉसिबल नहीं लग रहा है कि हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ इंडिया के बारे में बताया गया। इंडिया ने अभी कोई टारगेट ऐसा फिक्स नहीं किया, पहले ऊपर ही लिखा था, देखो ये चीज़, इंडिया ने ऐसा कोई टारगेट ही फिक्स नहीं किया कि कब तक करेंगे, क्योंकि इंडिया का फोकस क्या है, इंडिया स्टे फोकस ऑन डेवलपमेंट, इमीडिएट नीड एज ए, जो एस्पिरेशन गोल है उनको लाना चाहिए। मतलब कि एस्पिरेशन गोल है कि डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। क्यों इंडिया के लिए, क्यों ऑथर बोल रहा है कि डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए, अभी इस चीज़ को, कार्बन न्यूट्रलिटी को इंडिया को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि इंडिया फ्यूचर लो कार्बन डेवलपमेंट कैन बी हायर अनसर्टेन। इंडिया जितनी भी डेवलप कंट्री है इनसे बहुत कम करंटली लो कार्बन हमारे पास प्रिंट है, कॉन्सिक्वेंसी अटर द पॉवर्टी। हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इंडिया बहुत कम कार्बन करता है इंस्टीट्यूट टू जितनी डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया डज नॉट आउन द कार्बन डेप्थ ऑफ द वर्ल्ड, कोई हमारे पास डेप्थ ही नहीं है। फिर नॉन आपका लूफू जो है नो मोर देन 3.5%, ये हमारे इतने ज़्यादा ही नहीं है। अब तक 5% हुआ है 2018 तक, 1990 में 3.5 था, तो 1.5% ही बढ़ा है हमारा। जो पेड़ पौधों को कट कर देते हैं उसके बाद ये, तो इंडिया जो आपकी माइग्रेटिंग इफेक्ट है क्वाइट कंपेरेटिव विद, मतलब कि जो हमारे इफेक्ट अब तक चल रहे हैं विदाउट कोई टारगेट फिक्स किए, वो मतलब कि आपकी कंपेटिबिली 2 डिग्री वाला टारगेट है उसके बहुत आसपास चल रहे हैं। हमारे हमारे जो और भी कंट्री हैं इनके तो बहुत ऊपर चल रहे हैं। वो 2.5% 50% चांसेस है, होगा या नहीं होगा। तो हमने डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए।
आगे चल के हमें ट्विन बजट, लो कार्बन डेवलपमेंट, एडप्टेशन, क्लाइमेट इम्पैक्ट, आगे चल के जब डेवलपमेंट हो जाएगा थोड़ा सा, तब हमें जाके इस चीज़ पर थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। यही पूरा आर्टिकल बोल रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो आर्टिकल आता है वुमेन राइट्स के लिए, अभी बिल पास हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रेसिडेंट ने भी पास कर दिया है। अब वो एक्ट बन गया MTP एक्ट, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। मैं पूरा आपको जिस्ट बता देता हूँ। अभी इसमें क्या है, क्योंकि मैं इसे अब नोट से पढ़ाऊंगा, इसमें प्रॉब्लम बताई गई है 2-3। इसमें क्या है कि पहले प्रेगनेंसी आपका क्या था, 1971 से पहले आप जब अबॉर्शन कराते थे वो एक क्रिमिनल ऑफेंसिव था, आपको नहीं कराते थे, आपको सजा हो सकती है क्रिमिनली। फिर सोचा कि कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है अबॉर्शन कराते हुए, मतलब कि प्रेगनेंसी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, डिफॉर्मिटीज़ आ जाए फिटस के अंदर, कुछ भी हो सकता है। कोई रेप विक्टिम है, उसके साथ हुआ, उसका भी अबॉर्शन करना हो तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है। उसको देखते हुए 1971 में MTP एक्ट लेके आए, ठीक है ना। उसमें क्या था, 20 साल से कम कम तक आप अपना अबॉर्शन करा सकते हैं। उसके लिए आपको दो डॉक्टर की रिकमेंडेशन होगी, आप अबॉर्शन करा सकते हैं अगर आपको चेक करवाना है तो, ठीक है ना। कोई मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो, चाइल्ड बॉर्न में कोई प्रॉब्लम हो, वुमेन के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए, या रेप केस में, तो आप दो प्रैक्टिशनर के साथ करा सकते हैं। तो ऐसा बोला 20 वीक के अंदर अंदर, उसके बाद कराना होगा तो आपको कहाँ जाना होगा, आपको हाई कोर्ट में जाना होगा, ठीक है ना। तो 20 वीक की लिमिटेशन आपको फिक्स की गई थी। बस आपको याद रखना, 1971 वाला जो एक्ट आया था, आपको शांतिलाल एच शर्मा की कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि नहीं यार, ऐसा एक्ट होना चाहिए, जो आपने क्रिमिनलाइजेशन बना रखा है उसको नहीं करना चाहिए, हटा देना चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि मतलब कि उसके बाद केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो 2 वीक से ऊपर चले जाते हैं, फिर वो बाद में कराते हैं। तो कोई अनहाइजीनिक डेंजरस प्लेस चुनते हैं, हर एक सिचुएशन होती है। अभी भी इंडिया में 8 लाख इलीगल अनसेफ अबॉर्शन होते हैं, जो दुबके दुबके एवरी ईयर इंडिया में किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें कुछ पता लगा, तो उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सब चीज़ को देखने के लिए गवर्नमेंट ने फिर MTP एक्ट 2021 लेके आई है, ठीक है ना। इसमें 20 से 24 साल कर दिया गया, 20 साल से 20 वीक, सॉरी 20 वीक से 24 वीक कर दिया गया। 20 वीक से कम के लिए एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन चाहिए, और 24 वीक के लिए 2 डॉक्टर की चाहिए। और उसके लिए एक चीज़ और बनाई गई है, अप्रूवल कौन देगा, अप्रूवल देगा आपका बोर्ड, बनाया जाएगा एक बोर्ड, अप्रूवल देगा, स्टेट के लेवल पे एक बोर्ड बनाया जाएगा, अप्रूवल देगा कि ठीक है ना। फर्स्ट वॉज यूज टू एक्सचेंज द बिटवीन, मतलब फिर क्या, डॉक्टर की रिकमेंडेशन होगी, बोर्ड बनाया जाएगा, मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, जो 24 वीक वाली लिमिट वाली देख चेक करने के लिए कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए। उसमें गाइनोलॉजिस्ट होगी। तो ये बता रहा है कि प्राइवेसी का कंसर्न है, पूरी चीज़ बतानी पड़ेगी, गाइनोलॉजी कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो एक प्राइवेसी का कंसर्न है, हमारी प्राइवेसी को हम कराना है, हमारी प्राइवेसी का कंसर्न है। एक सिंगल बोर्ड पूरी स्टेट के लिए बना होगा। यूपी में 20-22 करोड़ है, आज ही 50,000 केस आ गए कि अबॉर्शन कराना है, तो एक सिंगल बोर्ड आप कैसे कंट्रोल करोगे। अब उस बोर्ड के पैसे कौन देगा, क्योंकि उस बोर्ड के अंदर ही आप अबॉर्शन करा सकते हो, जो ट्रीटमेंट मिलेगा आपको उस बोर्ड के अंदर पैसों से ही मिलेगा। तो उसके पैसे कौन देगा, ये भी एक इशू उठ रहा है। तो मैंने आपको इसमें 3 इशू बता दिए। एक तो मतलब कि प्राइवेसी से रिलेटेड, एक बोर्ड, सिंगल बोर्ड फॉर ए बिग स्टेट, और फाइनेंस ऑफ द बोर्ड कौन करेगा उस बोर्ड को। तो ये मैंने 3 इशू आपको बता चुका हूँ। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ MTP एक्ट, अपने नोट से बताऊँगा MTP एक्ट की प्रॉब्लम, और MTP एक्ट के अंदर है क्या। स्पीड में थोड़ा चलूँगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये MTP एक्ट है, जो आपका पेरेंट लॉ था कि ओनली अप्लाई फॉर मैरिड वुमेन। जो पहले वाला लॉ था वो मैरिड वुमेन के लिए अप्लाई किया जाता था, ठीक है ना। और जो अभी लॉ जो आया वो अनमैरिड वुमेन ऑल्सो कवर उसमें की जाएंगी। और जो गेस्टेशन पीरियड था 20 वीक के अंदर अंदर कराना है, इसमें 24 वीक कर दिया गया। हाँ, ठीक है ना। 24 वीक फॉर ए रेप सर्वाइवर, बियॉन्ड 24 वीक सब्सटेंट फॉर द फीटल एबनॉर्मलिटी। अगर बियॉन्ड जाना है आपको 24 वीक के मतलब की, तो एक तरह से आपको फीटल एबनॉर्मलिटी, ये सब चीज़ होनी चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिशनरी 12 वीक तक इसमें एक की ज़रूरत थी, पुराना मतलब 20 वीक तक 2 की ज़रूरत थी। अब इसमें 20 वीक तक एक की ज़रूरत है, और इसमें 20 से 24 वीक तक आपको 2 की ज़रूरत है। और मेडिकल बोर्ड अप्रूवल आफ्टर 24 वीक, जब आपका 24 वीक से आगे पहुंच जाओगे तो मेडिकल बोर्ड अप्रूवल चाहिए, ठीक है ना। ब्रीच करेगी वुमेन कॉन्फिडेंटिटी, मतलब फाइन अप टू 1,000, इसमें 1,000 और सजा भी कर दी इन्होंने 1 साल की। प्रोविज़न क्या है कि टर्मिनेट टू द फेलियर ऑफ द आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कोई फेलियर हो जाए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, ये बिल है अमेंडमेंट, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हो सकता है। अलाउ द अनमैरिड वुमेन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, हो जाए उसके धोखे से तो उसे टर्मिनेट करने के लिए। ओपिनियन टू द नीड ऑफ टर्मिनेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस में बता दिया 20 वीक के अंदर एक चाहिए, ठीक है ना। अब 20 से 24 वीक के अंदर आपको 2 चाहिए, और 24 वीक के बियॉन्ड जाना तो स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड चाहिए।
अब मेडिकल बोर्ड क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए मेडिकल बोर्ड बनाना होगा, जिसमें गाइनोलॉजिस्ट होगा, पेडिस्ट्रियन होगा, आपका रेडियोलॉजिस्ट होगा आपका, तो ये सारे डॉक्टरों का बोर्ड होगा, वो चेक करके बताएगा। और अपर ग्रेजुएशन लिमिट स्पेशल कैटेगरी, ठीक है, इनहेंस अपर ग्रेजुएशन लिमिट 20 वीक फॉर अ स्पेशल कैटेगरी वुमेन डिफाइंड टू अमेंडमेंट, मतलब ये सब चीज़ स्पेशल कैटेगरी वुमेन को होता है, रेप विक्टिम, ये स्पेशल कैटेगरी वुमेन है, इनको अगर रखना है उनके लिए स्पेशल कैटेगरी मेंशन करके इनको जल्दी किया जाएगा। फिर आपका कॉन्फिडेंटलिटी नेम एंड द, मतलब वुमेन का नेम है उसे एक तरह से सेफ रखा जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि एक तरह से बाहर आने से नेम से प्रॉब्लम क्रिएट होती है सोसाइटी में। मैंने बताया 1970 से पहले एक क्रिमिनल केस था, अगर क्रिमिनलाइज था, अगर आपने ऑपरेशन कराया तो क्रिमिनल 312 सेक्शन ऑफ आईपीसी से आपको सजा हो सकती थी। बेनिफिट क्या है, एक तो जैसे ये केस में आपके नॉर्मली आएगी, थोड़ा सा फीटस प्रॉब्लम हो जाती है, औरतें नहीं करा पाती हैं, तो उसमें थोड़ा एबनॉर्मली आएगी, हेल्प मिलेगा आपको कैटेगरी ऑफ वुमेन में। पहले ऐसा कोई वही नहीं था कि स्पेशल कैटेगरी वुमेन में मेंशन हो, सबको एक साथ ट्रीट किया जाता था, तो उन्हें थोड़ा हेल्प मिलेगा। बेनिफिशियल मिलेगा अनमेरिड वुमेन को, क्योंकि उनको भी अप्लाई कर सकती हैं, वो भी अबॉर्शन करा सकती हैं। कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं, ये बताया गया कि आपके फ्यूटस, आपके वेरिएबिलिटी ऑफ फ्यूटस, ये बताया जाता है कुछ कुछ केसेस में बच्चा पता लग जाता है आपको, पूरा डेवलप हो जाता है एक तरह से, मतलब कि पूरा इसकी ऑर्गन डेवलप हो जाती हैं, कभी कभी 20 वीक में हो जाती हैं, कभी कभी 24 वीक तक हो जाती हैं, उसके बाद भी हो जाती हैं किस किस केसेस में। तो एक तरह से पीरियड विच द, मतलब कि फ्यूटस इज कैपेबल टू लिव आउटसाइड द वॉम। अब आप तरह से बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है, इतना डेवलप हो जाता है कि अगर आप माँ की कोख से बाहर निकाल के उसे आर्टिफिशियल वोम में रख दोगे ना, तो भी बच्चा पूरा डेवलप हो जाएगा। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, एक जीव हत्या कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और फिर उससे क्या होगा, देखो इसमें बताया कि यूजली प्लेस अबाउट द 7 मंथ लगता है 28 वीक में, पर कुछ कुछ केसेस में 24 वीक तक हो जाती है। और उसका लेट टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी में भी इनकम्फर्टेबल फीटस, मतलब प्रॉब्लम, अगर आप बच्चा बन गया है पूरा टोटल तरीके से अंदर फीटस में अंदर डेवलप हो गया है, तो एक तरह से वुमेन को प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इसमें क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि ये केसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि आपको मेल और फीमेल पता लग गया तो कहीं भी आपको, तो आपने अबॉर्शन कराना है तो वो भी एक इंक्रीज हो सकते हैं। चेंज ऑफ चॉइस, द करंट बिल डज नॉट कंसिडर फैक्टर सच एज पर्सनल चॉइस सडनली चेंज इन द सर्कमस्टांसेस डोमेस्टिक वायलेंस, वो उसने कैलकुलेट नहीं किया। मेडिकल बोर्ड मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियली प्रैक्टिसली इम्पॉसिबल है, पूरे स्टेट का एक ही रखोगे, पैसा कहाँ से आएगा उस बोर्ड के लिए। रिमोट एरिया में मतलब कि वहाँ पे कैसे कंसर्न देखोगे। नो टाइम लिमिट सेट की नहीं है, कब तक वो आज कंप्लेन आई तो उसे कब तक करनी है, वो 4 महीने अटका के रखते हैं ना, बच्चा हो जाएगा उसके। तो ये भी सारी चीज़ें, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, इन चीज़ को ध्यान नहीं रखा गया। प्राइवेसी तुम्हारा राइट है कि मैं नहीं बताऊँ क्यों कराना है मुझे, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आपका राइट है। देखो मैंने बताया ना, मैंने हिंदू के पॉइंट डाले हैं जो हिंदू में मेंशन थे। The millions of abortion take place in the Indian deadline possible to one board to handle all the cases। फिर फाइनेंस कहाँ से आएगा बोर्ड का, जो मैंने उसमें से ऐड किया। वे फॉरवर्ड क्या, आपको अच्छा स्टेप लिया है और आपको और भी ध्यान रखना था, डिग्निटी विग्निटी वुमेन की ध्यान है, आप लिख सकते हो वे फॉरवर्ड में। मैं आपको यहीं भी पढ़ाता हूँ, ट्रांसजेंडर का भी इसमें आया। अभी छत्तीसगढ़ पुलिस में 6 जो कॉन्स्टेबल्स हैं वो ट्रांसजेंडर रखे गए हैं, तो उसके ऊपर नेक्स्ट एडिटोरियल है, पहले मैं आपको यहीं पे पढ़ा देता हूँ। मीन्स आंसर राइटिंग आप ऐसे लिखोगे, द नरेटिव ऑफ ट्रांसजेंडर, आपसे क्वेश्चन आएगा आपसे, एनालाइज द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसजेंडर बिल जो है 2019 के ऊपर एनालिसिस पूछेगा आपसे, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आप कैसे लिखोगे, ये GS2 का पार्ट है जो सोशल जस्टिस का आपका आता है, ट्रांसजेंडर बिल 2019। पहली बात, LGBTQ कौन होते हैं, लेस्बियन होते हैं, गे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, क्यूर होते हैं। कम्युनिटी होती है होल ऑर्गेनाइज प्रोटेक्ट अक्रॉस द कंट्री। इस बिल के अंदर LGBTQ को अंदर क्या किया जाएगा, मतलब इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये 2013 में गवर्नमेंट ने सेटअप की थी कमेटी टू स्टडी द प्रॉब्लम और ट्रांसजेंडर, ठीक है ना। फिर 2014 में आपका जो आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, और सुप्रीम कोर्ट उसमें केस में क्या बोलता है, तो केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपका थर्ड जेंडर है उसको मेंशन करने के लिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको थर्ड जेंडर मेंशन करना है, जैसे आप बढ़ते हो मेल फीमेल, अब थर्ड जेंडर कॉलम भी आपको मिला करेगा, क्योंकि इनका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 के हिसाब से इक्वल सबको मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, है ना। 15 में भी है, 14 में इक्वलिटी। तो 2014 में प्राइवेट मेंबर बिल ले, कोई प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, राज्यसभा में लेके आया, कोई मेंबर होंगे। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, अदर देन मिनिस्टर कोई बिल लाता है तो उस प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं, चाहे वो बीजेपी का ही MP क्यों ना हो।
MP है ना, तो वो भी प्राइवेट मेंबर में आएगा, मेंबर बिल में आएगा। अदर देन मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अलावा कोई भी अगर बिल आता है, प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं, राज्यसभा में लेके आए, पर वो पास नहीं हो पाते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, वो लैप्स हो गया, ठीक है ना। फिर 2016 में गवर्नमेंट खुद इंट्रोड्यूस करती है अपना, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस आउन बिल, अपने आप बिल लेके आती है। अभी वो रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है चेक करने के लिए सब चीज़ों को, तो उसमें यह है कि इनको राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। बिल लैप्स हो चुका था क्योंकि लोकसभा डिसोल्व हो गई थी, अब दोबारा से लाने की इसमें बात चल रही है। तो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर इसमें दी गई है, द बिल डिफाइन किया गया, ये आप सीधा पढ़ लेना, इंटरसेक्स, इन चीज़ों की डेफिनेशन दी गई है। प्रोहिबिट किया गया अगेंस्ट, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उनको बेसिस ऑफ, मतलब कि यहाँ से जाओ, यहाँ पे ट्रांसजेंडर अलाउड नहीं है, तो वो भी उनके अंदर गलत चीज़ आपको प्रोहिबिट करेगा, तो सज़ा हो सकती है 2 साल तक की, 6 मंथ से लेके 2 साल तक की सज़ा हो सकती है आपको डिस्क्रिमिनेट करने पे। सर्टिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन, ये नहीं कोई भी आपको ट्रांसजेंडर बता दे, उसके पास सर्टिफिकेट होगा प्रॉपर, वो कौन देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर आइडेंटिफाई करेगा, मतलब वो मेडिकल टेस्ट करा के कुछ भी, तो उनका एक सर्टिफिकेट होगा जो DM देगा शहर का। राइट टू रेसिडेंट्स, वो कहीं भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट्स के घर में भी रह सकते हैं, वो किसी इमीडिएट फैमिली मेम्बर के पास भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है ना हटाओगे। उनके लिए एक वेलफेयर में, मतलब कि मेजर बोर्ड बनाया जाएगा, वेलफेयर जैसे बोर्ड होते हैं ना, ST कम्युनिटी वेलफेयर बोर्ड होता है, तो उनके लिए भी एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लेगी और सेपरेट करेगी जो HIV सर्विलांस, उनके अंदर HIV की जो सर्विलांस सिस्टम है, तो जो सभी जैसे उन्होंने कहीं भी सेक्स कर लिया उन्होंने अनप्रोटेक्टेड, तो उस चीज़ को बढ़ावा देगी क्योंकि एक चीज़ कम की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप है नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, एक काउंसिल भी सेटल की जाएगी उनके लिए, ठीक है ना। उस बिल के अंदर तो लैप्स हो गया, अभी दोबारा लाने की बात चल रही है। इशू क्या है, एक तो पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी, ठीक है ना। उसमें क्या किया गया है, डज नॉट, आपने ट्रांसजेंडर तो मेंशन कर दिया, उसमें मतलब ट्रांसजेंडर क्या होता है, ट्रांससेक्सुअल क्या होता है, इंटरसेक्स पर्सन क्या होता है, जेंडर क्यूर क्या होता है, इसको आपने मेंशन नहीं किया। और आपने वन सॉल्यूशन फिट ऑल द अप्रोचेस, ट्रीटिंग ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, इंटरसेक्सुअल, ये सब अलग अलग है, ट्रांसजेंडर अलग होते हैं, ट्रांससेक्सुअल अलग होते हैं, इंटरसेक्स पर्सन अलग होते हैं, तो आपने सबको एक बिल के अंदर ला के रख दिया, ये भी चीज़ आपने थोड़ा गलत की। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसके अकॉर्डिंग आपने वो फॉलो नहीं किया। और फिर कब ने ट्रांसजेंडर बेसिक सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, मतलब वो भी राइट टू प्राइवेसी का सेल्फ, उसके पास परस्पेक्शन होना चाहिए कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ऐसे आप रिग्रेसिव बाय मैंडेटिंग द पर्सन वुड बी आर रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर, वो आप एक कमेटी देगी ना दे, वो जो DM के बेस DM सर्टिफिकेट देगा ना दे वो कोई वजह से, तो ये सारी प्रॉब्लम है। इन 2019 मद्रास हाई कोर्ट एंड आपका अंकुर कुमार, मतलब इंस्पेक्टर जनरल और जो थे रजिस्ट्रेशन टुक अप द इशू, द वैलिडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ बिहाफ ऑफ द इंटरसेक्स इन्फेंट अंडरगो दी, कुछ वे फॉरवर्ड है, आप सीधे जाके पढ़ लेना क्योंकि आंसर की फॉर्म में मैंने आपको बताया। तो ये वाला इशू था, ये था आपका ट्रांसजेंडर वाला जो मैंने इसमें बताया। ट्रांसजेंडर नासला मैंने आपको बताया था अभी, नेशनल लीगल अथॉरिटी, उसको 2014 में, फिर सेल्फ ग्रुप हो गया, फिर खाकी और ना जाएंगे बैकडोर, मतलब कि बैकडोर्स, ये सब आप पढ़ लेना जाके। छत्तीसगढ़ में रखे गए लॉन्ग स्ट्रगल वेलफेयर बोर्ड टू भी छत्तीसगढ़ ने बनाया है, उससे पहले भी और भी, मतलब कि आपका आंध्र तमिलनाडु में पुलिस में ट्रांसजेंडर को रखा गया, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई गई है उनके बेनिफिट उनको देने के लिए, छत्तीसगढ़ में उनके लिए अच्छे अच्छे काम हुए हैं कि बेनिफिट उनको दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया कि क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम उन्हें दे सकती है, आपकी वैकेंसी भी उनको प्रोवाइड की गई, गवर्नमेंट जॉब भी मिलेंगी। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन भी होगी ना, ट्रांसजेंडर पर्सनल में हमारी कन्वेंशन है, एक्ट 2019 में हम भी लेके आए थे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, देखो ह्यूमन राइट सबके लिए आएंगे, 1948 उसके अंदर भी आते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1996 के अंदर भी आते हैं, और आपका जो गया कतरा प्रिंसिपल 2006 उसके अंदर भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन सब के अंदर ट्रांसजेंडर होते हैं। और फिर केरला हाई कोर्ट एक बार अलाउड कर चुका है, जो NCC कैडेट होते हैं सेल्फ, उसमें भी ट्रांसजेंडर जा सकते हैं। NCC एक्ट कैन नॉट बी आपका प्रीक्लूड द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट, ठीक है ना। तो NCC एक्ट मतलब उन्हें बाहर नहीं कर सकता, उन्हें भी रखने होंगे। तो एक ह्यूमन राइट ह्यूमनिटी को आपको आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे पूरा आर्टिकल बोल रहा है। दूसरा जो आर्टिकल आता है लोक अदालत, स्पीड ओवर राइट क्वालिटी, सीधी सीधी बात है, मेन मेन चीज मैं आपको इसमें बता देता हूँ। लोक अदालत केस तो स्पीडली सॉल्व कर रही है पर क्वालिटी मेंटेन रख रही है, जैसे आपका केस क्वालिटी बेस पे सॉल्व होना चाहिए ना, वो सॉल्व नहीं कर रही है। स्पीड तो बहुत अच्छी से जो बनाई गई थी, मतलब जल्दी से हो जाए, जस्टिस मिल जाए, वो काम तो अच्छे से कर रही है, पर जो क्वालिटी रखनी चाहिए केस सॉल्व करते हो वो अच्छे से नहीं निभा रही है।
एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जस्टिस डिले इज ए जस्टिस डिनाय। अगर आपको 10-20 साल से इंसाफ नहीं मिल रहा, आपका केस चल रहा है, तो एक तरह से बोल सकते हैं जस्टिस आपको नहीं दिया जा रहा, डिनाई किया जा रहा है। लोक अदालत बनाई गई थी एक्सेसिबल, अफोर्डेबल टू ऑल, सबको मिल चुके, जल्दी से आपका इनफॉर्मल तरीके से, देखो आउटसाइड द फॉर्मल, क्योंकि कोर्ट जाओगे तो एक फॉर्मल आपको कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, पर इसमें कुछ नहीं था। फर्स्ट नेशनल लोक अदालत अभी 10 अप्रैल को लगने वाली है, इन्होंने बोला, ठीक है ना। परफॉर्म द एफिशिएंसी, जस्टिस हरीड इन द जस्टिस बरीड, कुछ क्वेश्चंस मार्क लगे हैं कि जल्दी जल्दी जस्टिस दे दिया आपने, ये भी एक जस्टिस हरीड इन जस्टिस बरीड आता है। द कोर्ट हैज मीट ओनली रिच पर्सन है, पावरफुल पर्सन को मतलब कि जल्दी से जस्टिस मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें कर देखते हुए तो ये सब चीज़ डेवलप की गई थी, आपने क्या किए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत लेके आए थे। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आर्टिकल 39A को इंसर्ट किया गया, इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एक्ट से लीगल मतलब कि सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में लेके आए, एंड वाज इनेक्टेड द पार्लियामेंट एंड केम इनटू फोर्स 1995। 79 में 39A लाए, उसमें बोला गया क्यों आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये डीएसपी हो गया आपका। अब इसको हमें एक्ट को एक्ट बनाना है, तो इसके लिए 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लेके आए, पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया और फोर्स किया 1995 से कि लोक अदालत स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऑर्गेनाइज लोक अदालत टू सिक्योर द ऑप्शन ऑफ लीगल सिस्टम, प्रमोट ए जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। इसमें आप जो केसेज हैं, आपके मोटर एक्सीडेंट क्लेम लेना हो, इंश्योरेंस रिलेटेड, पब्लिक यूटिलिटी आपका बिल आया हो, ज़्यादा वादा बिल आ गया, डिसऑनर ऑफ चेक कैंसिल हो गया हो, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट हो, लेबर से रिलेटेड हो, आपका कोई आपका मैट्रिमोनियल आपका डिस्प्यूट हो, एक्सेप्ट डिवोर्स, डिवोर्स नहीं आएगा इसके अंदर। मैट्रिमोनियल कोई भी डिस्प्यूट हो, मुझे ये वो कोई भी डिस्प्यूट है मैट्रिमोनियल, तो सारे इसके अंदर काउंट किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें अंदर सिविल केस जा सकते हैं, क्रिमिनल केस नहीं जा सकते। तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी होती है इसमें, उसका जो डेली बेसिस पे देखती है या फॉरनाइट 15 दिन में या फिर महीने बेसिस पे देखती है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज द मतलब 2016 से आप देख सकते हो इतने सारे केसेस इन्होंने चेक किए, उसमें से इतने सारे सॉल्व किए इन्होंने अब तक। फरवरी 2018 में एक ही दिन में 11 लाख केसेस सॉल्व कर दिए, तो बहुत बड़ी बात है। 2-2.5 करोड़ 29 करोड़ केसेस अब तक ये नेशनल लोक अदालत क्या है, डिस्प्यूट टोटल इतने केसेस मतलब डिस्पोज कर चुकी है, 29 करोड़, तो एक तरह से बहुत इंक्रीजिंग काम कर रही है। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो 66,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 57 लाख केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, 3 करोड़ केसेस डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग है। तो आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है, उसमें ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। तो ये क्या एक एट्रीब्यूशन होती है, एक आप फैसला करा देंगे आपके बीच में कि चलो भाई ये 1,000 रुपये का बिल आया, आप 500 रुपये भर दो, इन्होंने मान गए ये भी मान गए, तो आप ये रुपये भर दो। ये कोई कोर्ट सिविल प्रोसीजर फॉलो नहीं करती हैं, एक इनफॉर्मल तरीके से बैठ जाएंगे, कोई एविडेंस एक्ट फॉलो नहीं करते। कोर्ट में जाओगे तो आपको प्रॉपर चीज़ हर चीज़ फॉलो करनी होगी, पेपर तैयार करने होंगे, ये करना होगा, फिर आपको हर चीज़ रखनी होगी, पर ये कोई फॉर्मल तरीके से दोनों आमने सामने बैठा के फैसला करा देती हैं। अगर इनका एक बार डिसीजन आ गया तो आप फिर उसकी अपील भी नहीं कर सकते, नो फर्दर अपील, कहीं भी नहीं जा सकते अगर आपने उनके डिसीजन आ गया। अब इन केस जाएगा कैसे, अगर दोनों पार्टी तैयार हैं लोक अदालत में केस ले जाने के लिए तो ही केसेस जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें, एंड हैड बी ऑल टाइप्स ऑफ केसेस ऑन ए सिंगल डे, कोई सा भी केसेस सिंगल डे में ले सकती है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज ऑफ एनएलए, कॉस्ट कम हो जाती है, लोग सस्ते में मतलब एक 10 रुपये का स्टाम्प लिया, लेके चले गए, जो फैसला हुआ वो नेगोशिएशन हो गया बीच में, और टाइम पीरियड में आपका केस खत्म हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है। कोविड टाइम पे क्या हुआ, ई लोक अदालत लगाई गई, पर वो इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी फिजिकल फॉर्म में अपीयरेंस पे हो रही थी। वर्चुअल फॉर्म में इतना अच्छा तरह से लोक अदालत नहीं चला पाया, ऐसा इन्होंने बोला। पर ये क्या बोल रहे हैं कि ई कोर्ट जो प्रोजेक्ट है उसमें देखेंगे, क्योंकि जस्टिस कम से कम जस्टिस तो मिल रहा है आज, इससे तो बढ़िया कोर्ट बन रहेगा, कम से कम ई कोर्ट से जस्टिस तो कंटिन्यू है ना। तो क्वालिटी, बस ये क्या बोल रहे हैं लास्ट में, जो क्वालिटी ऑफ जस्टिस है, इतनी स्पीड देखो, इन्होंने एक दिन में 11-11 लाख केसेस खत्म कर दिए, एक दिन में 18 फरवरी 2020 को डिस्पोज किए इन्होंने 11 लाख केसेस। तो इसे क्या लगता है कि क्वालिटी ऑफ डिलीवरी रहनी चाहिए। स्टेट ऑफ पंजाब भी बोल चुकी है, आपका जलोर सिंह 2018 considered that it has no adequate jurisdiction function, undermine the idea of justice, एक तरह से आइडिया ऑफ जस्टिस अंडरमाइन कर रही हैं। डिजास्टर लाइक भोपाल ट्रेजिडी आया था, लोगों को एक पार्शली मतलब छोटा सा पैसा दिलवा दिया, इतना बड़ा डिजास्टर, इतने बड़े सारे लोग मिले, और फिर वो कहाँ चला गया, लोक अदालत में चला गया मैटर, उन्होंने बोला
थोड़े थोड़े पैसे सबको दे दो, विक्टिम जो है उसके। लीगल प्रोसेस फार मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सपीडियस डिस्पोजल। इसमें क्या हो रहा है कि मतलब कि लोग ऐसे फंस जाते हैं कि इट मे द केस कॉम्प्रोमाइज इम्पोज ऑन द पुअर हु आफ्टर है नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट देम। क्योंकि देखो एक तो पुअर है, उसे चलो यार जो मिल रहा है, मैं केस तो लड़ ही नहीं सकता ऊपर जाके, इसमें ही जो मिल रहा है वही मुझे ठीक है, उसको चॉइस ही नहीं होती है कुछ। तो यही सारी चीज़ में बताई गई है कि आप जस्टिस को क्या किया जा रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना मैं पढ़ाऊंगा नहीं, चेयरमैन के ऊपर है। जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो भी चले जीवी आपका रामाकृष्ण और सेबी के पहले चेयरमैन थे। तो ये बोल रहे हैं इन चेयरमैनों ने कैसे, इन चेयरमैन ने कैसे वहाँ की डिसिप्लिन और एडेप्टिबिलिटी को इंक्रीज़ किया है। तो आपको कॉमन चीज़ बताऊँ कि ये पर्सनल रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ्टन टू पोजीशन ऑफ द जज। जब पर्सनल रेगुलेट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो पोजीशन ऑफ उसमें जज में कोई ले सकता है, बेसिक ऑफ एविडेंस उसके सामने कुछ आया और नेशनल जस्टिस फॉलो कर सकता है। आपको भी ऐसा करना चाहिए, आप पोजीशन होल्डर हो तो आप ये एथिक्स में लिख सकते हो। पर्सन को रेगुलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ्टन इन द पोजीशन ऑफ जज। कोई स्टेप ले सकता है उस बेसिस पर, कोई एविडेंस बेसिस पे वो स्टेप ले सकता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को मतलब कि नॉन रेगुलेशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, चेंज द मैनेजमेंट ऑफ द डिपॉजिटरी पोस्ट डिसीजन हियरिंग टू गिविंग द अफेक्टेड द पार्टी। अगर कोई केस आया, आपने क्या होता है सेबी में, अगर कोई केस आया वो गलत तरीके से चीज़ कर रहा है तो उसका मतलब लाइसेंस कैंसिल कर देते थे, उसे डीबार्ट कर देते थे सेबी से, आप शेयर वेयर नहीं खरीद सकते। तो उसने बहुत सारी चेंजेस किए जो आपके ये थे जीवी रामाशंकर ने। चेंजेस कैसे, चलो हमने चेंजेस कैसे किए। अगर जो मतलब कि पार्टी के ऊपर केस गया तो आप 15 दिन में उसे मतलब कि अपॉर्चुनिटी अपील करने की आपको अवॉइड कर सकते हो, सीवियर पनिशमेंट नहीं देंगे, ठीक है ना। बैलेंस द कॉन्फ्लिक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड फाइंड द अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन शुड मूव रिस्पॉन्स द फियर ऑफ रिस्पेक्ट। तो एक लिबरल चीज़ें देखेंगे ना, हैरस चीज़ नहीं देखनी चाहिए, लिबरल चीज़ हमें देखनी चाहिए। अभी क्या है, एक तरह से पॉपी सीड है, पॉपी सीड कुछ नहीं है, एक तरह से अफीम का सीड है। अफीम बोने की खेती बढ़ाई जाएगी इंडिया में, ऐसा बोला जा रहा है। क्यों बढ़ाई जाएगी इंडिया में, क्योंकि इसका मेडिसिनल एक्सपोर्ट बहुत है, मेडिसिनल एक्सपोर्ट बहुत है इसको। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम प्राइवेट कंपनी का भी सहारा लेंगे। और जो आपका एक्लॉयड है फॉर द अप्रूमियम गम से निकलता है, फ्रॉम द अप्रूमियम जो ओपीएम गम होती है वहाँ से गम से निकलता है, उसे कंट्रोल कौन करता है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री उसे चेक करती है। तो प्राइवेट कंपनी को दिए जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका बढ़ाना है, ये मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, इसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट मॉडल को हम इसमें अपनाया जाएगा। और इसे करने के लिए हम नार्कोटिक्स ड्रग्स आपका आपका साइट्रॉपिक जो आपका सस्टेंस एक्ट है 1985 जो कंट्रोल करता है इन चीज़ों को, नया लगाए कोई, उस एक्ट में थोड़ा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कोई प्राइवेट सेक्टर को लाना है। इंसेंटिव फॉर द सोशल सेक्टर, अभी मैंने बताया था ना आपको स्कीम होती है एक, आपको आपका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कैसे, जैसे आपने अच्छा मोबाइल बनाया वो इंडियन कंपनी ने, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, तो क्या छूट दे देगी या फिर कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी और प्रोडक्शन में बढ़ा सके। तो ठीक है ना, ऐसे ही इंसेंटिव आप किस में दी जाएंगे, एयर कंडीशन डेवलप करने, वाइट गुड्स जो होती है एयर कंडीशन, एलईडी लाइट्स हो गई, और फिर किस में, सोलर आपके फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं, सोलर प्लेट्स होती हैं, इसमें भी आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। अभी तक मोबाइल कंपनी में दिया जा रहा था, अब इसमें भी इंसेंटिव प्रोवाइड, जो स्कीम आपका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को इसमें साथ इसके साथ ऐड किया जाएगा। तो मैंने आपको यही बताना था, इंसेंटिव इतने मिलेगा आपको बता दिया। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से क्या होगा, जॉब बढ़ेंगी, लोगों में जॉब बढ़ सकती हैं, कैबिनेट ने इम्प्रूव कर दिया है, ठीक है ना, रिकमेंडेशन जो रखी थी। फिर आपका सोलर, आपका पीवी सेल बनेंगे इंडिया में ही बनेंगे, तो जॉब भी बढ़ेंगी। और जो हमारा टारगेट है, इतना सेटअप जो हमें करनी है, इतना मेगावाट जो कैपेसिटी सोलर की डेवलप करनी है, उसमें फुलफिल करने में हमें हेल्प मिलेगी। और ये सब किस चीज़ के अंदर लाई गई थी स्कीम, ही आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्कीम को लाया गया था। सेंटर नो इटालियन मैरीन, ये तो मत पढ़ना कुछ भी। इटालियन मैरीन में क्या, 2012 में एक केस हुआ था केरला के दो फिशरमैन को, आपके जो कॉमर्शियल व्हीकल वाले थे, मतलब कि फ्रांस के दो, मतलब कि इटली के दो आपके मेराइन थे, मतलब कि नेवी के पर्सन थे, उन्होंने मतलब दो आपके फिशमैन को गोली मार दी थी। तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, उनको वहाँ से वापस बुलाया गया था, इनके नाम है देखो ये, तो बुलाया गया था। वो क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम क्रिमिनल केस हटा देंगे अगर आप, क्या क्या करो, अगर इटली की सरकार ने मतलब क्रिमिनल केस हटा दो और कंपेंसेशन हम इन्हें प्रोवाइड कर देंगे, विड्रॉल द केस। मतलब आपको याद रखना है, बस आपको इटालियन शिप का नाम याद रखना है, इरिका लेक्सी करके था। इन व्हाट इज दैट, एक तरह से इटालियन शिप है जिसमें दो लोग सवार थे, इन दो लोगों ने
2 इंडियन के आपके जो फिशरमैन थे उनको गोली मार दी थी। ये चीज़ है। इट इज़ द फ्रीडम टू राइट ऑफ द आपको नेविगेशन एंड वॉलेटिंग बाय द मैराइन यूएन ट्रिब्यूनल ने ऐसा बोला है, यूएन। ठीक है ना, बस आपको याद रखना है। ये पीआईएल लगी है सुप्रीम कोर्ट में गई, जो नॉन फिल्म सॉन्ग होते हैं, जो फिल्म जैसे आप सुनते हैं ना, कोई फिल्म का सॉन्ग नहीं होता, उसको रेगुलेट करने की पीआईएल गई है, ऐसा बोला है। फिर मोदी ने को परीक्षा भी चर्चा थी इनकी, परीक्षा पे चर्चा, जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम 4 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, फोकस ऑन द, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कैंसिल होंगे, बच्चे ट्रेंड करा रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो ऐसा थोड़ा उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। चाइना कैपेबल है साइबर अटैक करने में, कर सकता है चाइना। यूके जो वैक्सीन है, मतलब कि पैनल इशू द कॉशन विद ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, उन्होंने बोला है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है, हाँ कुछ जो उसे चेक करने के लिए पैनल बनाया गया था कि वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग हुआ है, तो उन्होंने बोला है हाँ वैक्सीन से लोगों को ब्लड क्लॉटिंग हुए हैं। अब उन्होंने बोला जो अंडर 13 वालों को वैक्सीन दी जाएगी, वो मोस्ट प्रोबेबली दूसरी वैक्सीन दी जाए, ना कि आपका कोवैक्सीन, ये आपका एस्ट्राजेनेका वाली कोविशील्ड दी जाए, मतलब कि ये ना दी जाए, आपको कौन सी दी जाए, डिफरेंट वैक्सीन दी जाए, सबको एक सी वैक्सीन ना दिया जाए। वो बोलते हैं वी आर, हम ऐसा नहीं बोल रहे एडवर्टाइजिंग, मतलब डिफरेंस इन द वन वैक्सीन ओवर द अनदर वैक्सीन, हम बोल रहे हैं कि दूसरे एज को दूसरी वैक्सीन दे दो। ऐसे जब बोल रहे हैं कि क्लॉटिंग हो रहा है तो उसको स्टॉप कर दो। उन्होंने बोला है कि सीरीबियल आपका न्यूमरस ये सारी चीज़ हुई, उससे ब्लड क्लॉट हुआ, जिनके लो प्लेट्स थी वैक्सीन देने के बाद उनका क्लॉट हो गया। पीएम मोदी लॉन्च ए वेसल टू, पीएम मोदी ने वेसल दिया है आपका, ठीक ठीक है ना, तो वेसल दिया है, किसको दिया है, सिचिल्स को एक वेसल दिया है, पेट्रोलिंग वेसल दिया है। उसका नाम याद रखना बस, ये क्या है, पीएस आपका जोरास्टर करके है, जो रोस्टर करके है, ये पेट्रोलिंग वेसल है, वहाँ की जो कोस्टल गार्ड है सिचिल्स के, उनको दिया है, पीएम मोदी ने दिया है। ये कोलकाता बेस्ड जो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर है, उन्होंने डेवलप किया था। फिर दूसरी मिलिट्री गेट टू पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान में क्या हुआ है कि रशिया के 9 साल बाद रशिया के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे आए, ठीक है ना, और उन्होंने बात की है कि पीसफुल डिकेड। अब तो एक इंडिया के लिए क्या चीज़ है, 9 साल बाद वहाँ के कोई फॉरेन मिनिस्टर रशिया के पाकिस्तान में आए हैं, वो डील करने आए किस चीज़ से, मिलिट्री को गियर अप करने के लिए, उनको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए, मिलिट्री का, तो फाइट टेररिज्म से फाइट कर सकें। तो ये सब चीज़ एक तरह से निगेटिव पॉइंट इंडिया के ऊपर भी दिखता है, दोस्ती चाइना की और फिर रशिया की, पाकिस्तान की तरफ बहुत मूवमेंट बढ़ रहा है, तो एक तरह से इंडिया के ऊपर दिखता है। 5 मिलियन रशियन डोसेज भी वो पाकिस्तान खरीदेगा उनसे। एक चीज़ क्या दिख रही है कि इंडिया से कहीं ना कहीं रशिया दूर होता भी जा रहा है। हम, हमारा फेवर कहाँ बढ़ता जा रहा है, हमारा फेवर यूएस के साइड बढ़ता जा रहा है। अब ताइवान, ताइवान ने मतलब एक शिप डेवलप किया है, ठीक है ना, तो उसमें सीधी बात ये लिखी है, ताइवान को भी तंग कर रहा है चाइना, जैसे मैंने फिलीपींस को बताया था, तो यूएस ने बोला, यूएस मिलिट्री ने बोला है, राइजिंग द रिस्क ऑफ ब्रीजिंग ओवर द, अगेन जो ताइवान के ऊपर स्टेप गलत लेगा, कौन लेगा, जो उसकी शिप जो आइलैंड के आसपास कल एक्सरसाइज कर रहा था ना, ताइवान को फिलीपाइंस, मैंने बताया इधर ताइवान था, इधर फिलीपाइंस था, उसमें आपका विट्सन रिफ करके था आपका, तो मैंने आपको बताया था, फिर 9 डैश लाइन बताया था, वहाँ वहाँ पे आर्मी एक्सरसाइज कर रहा था। तो ताइवान ने भी इशू उठाया, और ताइवान ने बोल दिया है कि जब तक ताइवानी कब तक फाइट करेंगे, वेरी लास्ट डे चाइना अटैक करता है, तो ऐसा उन्होंने बोल दिया। बोला है कि लिंक ऑफ द रेप तो ड्रेस ऑफ वुमेन, पाकिस्तान के पीएम ने बोला है कि जो ड्रेस वुमेन पहनती है उसके हिसाब से लिंक ऑफ रेप, उसकी छोटी ड्रेस पहनेंगी तो रेप ज़्यादा बढ़ जाते हैं वुमेन में। मैंने नहीं, पाकिस्तान के सीएम ने बोला है। फिर रेड सी में मतलब इसराइल पे बैक, इसराइल ने हमला किया है किसके ऊपर, जो ईरान की शिप है एमवी आपकी साविश करके, उस पर हमला किया है रेड सी के अंदर, ठीक है ना, यमन के आसपास हमला हुआ है। और ये इंडिकेटर जाता है कि जो डील चल रही है जो बाइडन कि जो आपकी जेसीपीओ डील करने को देखने वाले हैं, और एक नेगेटिव स्टेप जाता है कि जो इसराइल बेस, तो यूएस बेस है ना इसराइल, तो अगर ऐसा हमला होता है तो एक तरह से नेगेटिव स्टेप जाता है, जो डील होने वाली है, जो बात करेंगे वो 2015 की डील पे। फिर मैंने आपको बता दिया नाबार्ड पैसे देगा, 50,000 रुपये देगा डेवलप करने के लिए चीज़ों को, जैसे आप किस चीज़ को पैसे देगा, आपका नेशनल हाउसिंग अर्बन को देगा, नाबार्ड को देगा, सिडबी को देगा। सिडबी क्या काम करता है, आपका माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस को, एंटरप्राइज के लोन वोन प्रोवाइड करता है, ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं। और आपका नाबार्ड क्या करता है, ये नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंस मतलब फार्म लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई है। फिर अंबानी टॉप इन फोबस रिचेस्ट, अंबानी टॉप किया है, ये फोबस की मैगजीन है, इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। जो बिलियनियर है ना इंडिया में, यूएस और चाइना में, इंडिया में रहते हैं बिलियनियर्स,
और जो मुकेश अंबानी है वो एशिया के मतलब कि रिचेस्ट पर्सन है एशिया के, ठीक है ना। तो ये बोला है कि और इंडिया के भी फर्स्ट नंबर पे वो आते हैं। जेफ बेजोस जो है अपने अमेजोन के सीईओ है, वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। देखो ये पीएलआई फिर आ गया आपके, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, डिक्सॉन और भारती जो आपकी टेलीकॉम गियर अप बनाएगा उनको भी इसमें अंदर रखा जाएगा प्रोडक्शन वाले के लिए। और क्या न्यूज़, और यहाँ से आ जाती है, हम आते हैं अपने बेसिक चीज़ पे। मैं आपको थोड़ा लोक अदालत के बारे में बताना चाहता हूँ, लोक अदालत क्या होती है। लोक अदालत कुछ नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मतलब वो लोक अदालत अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, जो मैंने आपको बताया मैकेनिज्म होते हैं डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, प्री लिटिगेशन स्टेज पे सॉल्व करने के लिए, प्रॉमिस करती हैं कि आपको, कि प्रेम्बिल आपको प्रॉमिस करता है जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल आपको जस्टिस दिया जाए, तो उसके लिए देखते हैं लोक अदालत, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। तो 39 ये बताया था मैंने आपको, लेके आए थे। उसके बाद आर्टिकल 14 बोलता राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। स्टेटरी प्रोविजन दिया गया एक्ट लेकर 1985 में, और 1995 में स्टार्ट हुआ, मतलब फोर्स हुआ ये वाला एक्ट, कि अब से स्टार्ट हो जाएंगी क्या नाम आपका, लीगल सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी आपका। उसके बाद क्या चीज़ किया गया, फाइनल अवार्ड, मतलब कि वर्डिक्ट, सिविल कोर्ट वाली इनके पास पावर होती है, बाइंडिंग ऑल द पार्टीज, और नो अपील। आप अगर इन्होंने कोई वर्डिक्ट दे दिया, फैसला करा दिया, फिर आप कहीं अपील नहीं कर सकते। ये सस्ती की होती है, कोई कोर्ट फी नहीं लगती है, ठीक है ना। एक इनफॉर्मल तरीके से केस को सॉल्व कर लेते हैं बैठ के आपस में। नेचर ऑफ द रेफर टू द लोक अदालत, एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, एनी डिस्प्यूट विच इज नॉट ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, कोई केस पेंडिंग भी हो कोर्ट के पास या कोर्ट के सामने नहीं लाया गया, उसको इसके सामने ला सकते हैं। एनी मैटर रिलेटिंग टू द ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर द लॉ, वो कंपाउंडेबल नहीं होना चाहिए, नॉट बी सेटल इन द लोक अदालत, ठीक है ना। प्रोवाइड एनी मैटर रिलेटेड टू, या तो वो कंपाउंडेबल ना हो और नॉट सेटल इन द लोक अदालत, कोई सेटल वेटल ना हुआ। आपको मोस्ट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये टाइप करना, आप इसमें जाके पढ़ सकते हैं, इसमें जाके आप पढ़ सकते हैं नेशनल लोक अदालत के बारे में। उसके बाद लोक अदालत फंक्शन कैसे होती है, मैंने आपके थोड़ा ये चार्ट दिया है, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया, आप जाके खुद पढ़ लेना ये वाला चार्ट जो है। फिर आता है आपका कार्बन न्यूट्रलिटी, मैंने आपको बताई दिया, ये वाला टॉपिक था। यहीं पे हम फिनिश करते हैं, हमारा द हिंदू यहीं पे पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।